नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है 24 मई 2024। तो आज का हम करंट अफेयर देखेंगे। हमारा हर रोज़ का जो पैटर्न होता है उस पैटर्न के अनुसार हम आज भी देखेंगे, जिसमें हम 20 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पढ़ाएंगे और 5 वन लाइनर के प्रश्न पढ़ाएंगे। एक सवाल हमने आपसे पूछा था उसका हम जवाब देंगे और एक सवाल हम आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो ये हमारा हर रोज़ का पैटर्न होता है। और आगे चलते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न। आगे चलने से पहले आप सभी से एक बार अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। इससे नोटिफिकेशन जो भी है हमारे यूट्यूब चैनल का वो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। देखते हैं 24 मई का जो करंट अफेयर का 20 ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन में कौन पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है श्रीनाथ पाटिल, ऑप्शन बी गायत्री कौल, ऑप्शन सी गोपी थोटाकुरा और ऑप्शन डी सुनीता विलियमसन। तो जो ब्लू ओरिजिन का एक मिशन है जिसका नाम है NS-25 में कौन जो है वो भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक बना हुआ है। तो इसका नाम क्या है, इनका नाम है गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा जो है वो जो है पहली भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनी हुई है। किसमें, ब्लू ओरिजिन का एक मिशन है NS-25। इसमें कितने कुल लोग गए हैं तो इसमें आपको ये याद रखना चाहिए, इसमें कुल छः लोग जो हैं वो गए हैं, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व है गोपी थोटाकुरा द्वारा किया जा रहा है। गोपीचंद, जिसका नाम है गोपीचंद थोटाकुरा। यह एक उपकक्षीय अंतरिक्ष उड़ान मिशन है जो 19 मई को ये लॉन्च किया गया है। न्यू शेपर्ड रॉकेट के द्वारा इसमें यूज किया गया है। न्यू शेपर्ड रॉकेट का प्रयोग किया गया है इस NS-25 मिशन में और इसमें 6 लोग हैं और जो भारत का गोपीचंद थोटाकुरा के द्वारा ये जो है आगे अगुवाई की जा रही है। पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक का नाम दर्ज करवा लिया है गोपी थोटाकुरा ने। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में किसने मलेरिया वैक्सीन खुराक की पहली खेप जो है अफ्रीका भेजी है। अफ्रीका देश को मलेरिया वैक्सीन जो है उसकी खुराक को पहली खेप जो है वो अफ्रीका देश पे भेजी गई है। किस कंपनी के द्वारा भेजी गई है उसका नाम बताना है। तो उसका नाम क्या है, एस्ट्राजेनिका है या सीरम इंस्टीट्यूट है या सिप्ला है या IMPCL है। तो इसका नाम क्या है, उस कंपनी का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा मलेरिया की जो वैक्सीन की खुराक है वो उसकी पहली खेप जो है वो अफ्रीका भेजी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा, सीरम इंस्टीट्यूट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में किसको श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है संजीव जैन, ऑप्शन बी में कह रहा है कृष्णा एला, ऑप्शन सी में कह रहा है श्री श्री रविशंकर और ऑप्शन डी में कह रहा है शांता थोटाम। तो एक बार प्रश्न फिर से देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में किसको श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री श्री रविशंकर को ये पहला स्मृति डाक टिकट जो है प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें ऑप्शन ए में कह रहा है प्रदीप नटराजन, ऑप्शन बी में कह रहा है दीपक घोष, ऑप्शन सी में कह रहा है जीना जस्टिन और ऑप्शन डी में कह रहा है आलोक शुक्ला। तो IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रदीप नटराजन को जो है IDFC फर्स्ट बैंक का अभी निदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रदीप नटराजन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लुप्तप्राय पोलो पोनीज की सुरक्षा के लिए घास के मैदान आवंटित किए हैं। तो ऑप्शन ए में कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में कह रहा है सिक्किम, ऑप्शन सी में कह रहा है असम और ऑप्शन डी में कह रहा है मणिपुर। तो उस राज्य का नाम बताना है, उस राज्य सरकार का नाम बताइए जहां पर लुप्तप्राय जो पोलो पोनीज है उसकी सुरक्षा के लिए घास का मैदान जो है आवंटित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर राज्य सरकार ने पोलो खेलने के लिए एक जो टट्टू जिसको घोड़ा कहते हैं उसको
प्रयोग किया जाता है तो उसी को पोनीज कहा जाता है, वो इंग्लिश, और हिंदी है इसका टट्टू। तो इसको सुरक्षा के लिए घास का मैदान आवंटित किया गया है। कहाँ पर? इम्फाल पश्चिमी ज़िले जो हैं, इम्फाल जो पश्चिमी ज़िला है वहाँ पर लामफेल पट है, एक लामफेल पट जगह है, वहाँ पर 30 एकड़ का जो घास का मैदान है वो आवंटित किया गया है। किसको? पोलो के लिए, पोलो पोनीज जो है उसके लिए आवंटित किया गया है। और ये जो एक लुप्तप्राय जो प्राणी है, कौन? पोलो पोनीज। तो ये कब घोषित किया गया था? इसे 2013 में लुप्तप्राय प्राणी किस श्रेणी में रखा गया था। तो उसी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए मणिपुर के राज्य सरकार ने एक घास का मैदान जो 30 एकड़ का है, कहाँ पर है? इम्फाल पश्चिमी ज़िले के लामफेल पट में, तो वहाँ पर 30 एकड़ घास का मैदान जो है वो आवंटित किया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से हम अपील करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इस वीडियो का जो PDF है इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पर जाएंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, हर रोज़ का PDF वहाँ पर अवेलेबल होता रहता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फटाफट रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया? तो पहला जो मेट्रोलॉजी दिवस है वो कब? ऑप्शन ए में कह रहा है 16 मई, ऑप्शन बी में कह रहा है 17 मई, ऑप्शन सी में 20 मई, ऑप्शन डी में 18 मई। तो पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस जो है वो कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 20 मई को मनाया गया है। ऑप्शन सी में दिया है 20 मई। 20 मई को मेट्रोलॉजी जो दिवस है वो मनाया गया है। कब से शुरू हुआ है? इसकी शुरुआत हुई है 20 मई 1875 में एक हुआ था मीटर कन्वेंशन। मीटर कन्वेंशन हुआ 20 मई 1885 में। उसी की याद में ये उसी का 20 मई को मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेट्रोलॉजी क्या है? मेट्रोलॉजी जो है उसका हिंदी क्या होता है? इसकी हिंदी है मापिकी, मापिकी। और ये एक फिजिक्स, भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, फिजिक्स की एक शाखा है जो मापतौल से संबंधित है। और इसमें मूल रूप से 3 राशियाँ होती हैं। कौन सी? मेट्रोलॉजी में मूल रूप से 3 राशियों का माप किया जाता है, जिसमें पहला द्रव्यमान है, दूसरा लंबाई है और तीसरा समय है। इसका प्रयोग करके हम और भी अधिक जो जैसे आयतन है, क्षेत्रफल है, इन सब को माप करते हैं, लेकिन इसमें मूल जो राशियां हैं वो द्रव्यमान, लंबाई और समय है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। मेट्रोलॉजी फिजिक्स की एक शाखा है, उसमें मूल जो 3 राशियां हैं वो द्रव्यमान, लंबाई और समय है। तो ये आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है। मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी है। डिटेल जो हम बताते हैं ये आपको बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर देखते चलेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पास्कल 2025 तक कहाँ पहला क्वांटम कंप्यूटर तैयार करेगा? पास्कल जो कंपनी है वो 2025 तक कहाँ पर अपना पहला जो क्वांटम कंप्यूटर है वो तैयार करेगा? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी सिंगापुर में, ऑप्शन सी में UAE और ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो कहाँ पर, किस देश में जो है पास्कल जो है अपना पहला जो कंप्यूटर है, कौन सा क्वांटम कंप्यूटर, वो तैयार करेगा? तो ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सऊदी अरब में पास्कल जो है 2025 तक अपना पहला कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर जो है वो तैयार कर देगा। तो इसको क्वांटम कंप्यूटर के बारे में जानकारी देखते हैं। ऐसा कंप्यूटर जो क्वांटम यांत्रिक जो है घटनाएं उनको लाभ उठाता है, उनको लाभ पहुंचाता है। तो ये क्वांटम कंप्यूटर वैसा है। और दुनिया का जो पहला क्वांटम कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था? एनियक। एनियक जो है ENIAC, एनियक जो है वो USA में बनाया गया था। ये पहला दुनिया का है क्वांटम कंप्यूटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्टैटिक जीके है और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बार बार आपको देखने को मिलता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर आपको पहला क्वांटम कंप्यूटर जो है वो कौन सा है? वो एनियक है। ये आपको आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का तो आंसर जो है पास्कल 2025 तक सऊदी अरब में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटर तैयार करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस सरकारी संस्थान पर विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी अधिकार पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
ऑप्शन बी में कह रहा है प्रवर्तन निदेशालय, ऑप्शन सी में कह रहा है लोकपाल और ऑप्शन डी में कह रहा है केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो फिर से प्रश्न एक बार देखते हैं। कह रहा है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस सरकारी संस्थान पर विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी अधिकार पर रोक लगाई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय जो है ईडी जिसको कहते हैं इन्फोर्मर, तो इसने क्या है यहाँ पर उन्होंने किसने सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, किस पे? गिरफ्तारी अधिकार पर रोक लगा दी है, किसमें? अपने विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा प्रवर्तन निदेशालय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन है प्रीति सैनी, ऑप्शन बी संगीता बहल, ऑप्शन सी में कह रहा है ज्योति आत्रे और ऑप्शन डी में कह रहा है सारथी गौड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ज्योति आत्रे जो हैं वो दुनिया की सबसे ऊंची जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है उस पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई है। नाम है ज्योति आत्रे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी होगा ज्योति आत्रे। माउंट एवरेस्ट के बारे में यदि हम थोड़ा जानकारी देखना चाहें तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो क्या है? वो है 8,848.86 मीटर। ये है क्या है? ये ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। ये विश्व की सबसे ऊंची जो है वो चोटी है। ये किसका? हिमालय का हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है। हिमालय स्थित कहाँ है? हिमालय नेपाल और तिब्बत पे स्थित है। जो चीन के कब्जे में तिब्बत का क्षेत्र है वहाँ पर नेपाल और तिब्बत के उस क्षेत्र में हिमालय जो है वो स्थित है। और जो पहली बार जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे उनका नाम क्या है? एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्वे। एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्वे द्वारा पहली बार फतह किया गया था माउंट एवरेस्ट की चोटी पर। और ये जो माउंट एवरेस्ट है इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम एक्सवी के नाम से ये जाना जाता था और इसको 1865 में इसका नाम बदल दिया गया है। किसको? माउंट एवरेस्ट कहा गया है 1865 से। और ये एक्सवी के नाम से पहले जाना जाता था। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा जानकारी थी किससे? माउंट एवरेस्ट से संबंधित और हिमालय से संबंधित जानकारियाँ। तो ज्योति आत्रे जो हैं वो दुनिया की सबसे उम्र दराज महिला है जो सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई हैं सबसे पहले, ज्योति आत्रे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में पीएसयू बैंकों में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किसने हासिल की है? ऑप्शन ए में कह रहा है एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी में कह रहा है यस बैंक, ऑप्शन सी में कह रहा है आईसीआईसीआई बैंक और ऑप्शन डी में कह रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो पीएसयू बैंकों में सर्वाधिक ग्रोथ करने वाला है। 2024 जो वित्त वर्ष जो था, वित्त वर्ष कौन सा होता है? मैंने पहले ही आपसे बताया है कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है। तो ये इसी बीच में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पीएसयू बैंकों में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले एक बार हम फिर आपसे अपील करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे मेहनत को सफल बनाएं। इस वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो PDF हर रोज़ की वहाँ पर अवेलेबल करा दी जाती है। तो वहाँ आप ज़रूर डाउनलोड कर लें, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमेशा रहेगा। तो कृपया इसको आप अपने यूज में लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडेड मटेरियल जो है सबसे कम समय में आप हमारे द्वारा जो उपलब्ध कराया जाता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में किसने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की है? ऑप्शन ए में कह रहा है फसाई, ऑप्शन बी में कह रहा है जोमेटो, ऑप्शन सी में कह रहा है DRDO और ऑप्शन डी में कह रहा है इसरो। तो किस संस्था ने फलों को पकाने के लिए जो कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है उसके खिलाफ जो है वो चेतावनी जारी कर दिया है कि वो कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल ना करें? तो वो कौन सी संस्था है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फसाई जो है
ये एक संस्था है जिसने अभी कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी कर दी है। इसका इस्तेमाल जो फलों को पकाने में किया जाता था। फसाई के बारे में यदि थोड़ा जानकारी हम देखते हैं तो इसका फसाई का फुल फॉर्म यदि हम देखेंगे तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है फसाई का फुल फॉर्म। और फसाई की जो स्थापना है वो कब 2008 में की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर अंबुमणि रामदास जो केंद्रीय मंत्री थे उनके द्वारा जो है ये इसकी स्थापना फसाई की गई है। ये जो है ये किसके? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन सा? फसाई संस्था, जिसका फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये स्थापना 2008 में डॉक्टर अंबुमणि रामदास केंद्रीय मंत्री जो है उनके द्वारा की गई। इसमें इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। और यह जो सदस्य हैं उसके कितने सदस्य हैं ये ज़रूर आप याद रखने हैं। इसमें 22 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष होते हैं। किसमें? फसाई जो संस्था है उसमें 22 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए में कह रहा है लिवरपूल, ऑप्शन बी मैनचेस्टर सिटी, ऑप्शन सी चेल्सी और ऑप्शन डी में कह रहा है बर्नली। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023-24 जो खिताब है वो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैनचेस्टर सिटी ने अभी हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023-24 का खिताब अपने नाम किया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है वो विश्व की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली लीग है। कौन? इंग्लिश प्रीमियर लीग। ये किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित लीग है। ये फुटबॉल से संबंधित लीग है और ये विश्व में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली क्या है? लीग है और सबसे अमीर लीग भी है मानी जाती है इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023-24 जो जिसका खिताब मैनचेस्टर सिटी ने अपने नाम किया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में एस्ट्राजेनिका कहाँ 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगी? ऑप्शन ए बांग्लादेश में, ऑप्शन बी सिंगापुर में, ऑप्शन सी जापान में और ऑप्शन डी मालदीव में। तो एस्ट्राजेनिका जो कंपनी है वो किस देश में 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा संयंत्र जो है वो स्थापित करेगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिंगापुर जो देश है वहाँ पर ये एस्ट्राजेनिका द्वारा कैंसर दवा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में नील नदी की एक सहायक शाखा अहरामत शाखा की खोज की गई है। नील नदी किस महाद्वीप की प्रमुख नदी है? तो इसमें एक शाखा जो है जिसकी खोज हुई है अहरामत नाम की शाखा है वो नील नदी की शाखा है। ये आपका मेन प्रश्न है और इसको ये पूछ रहा है कि नील नदी जो है वो किस महाद्वीप में जो है कुछ महाद्वीप में बहती है। तो इसके बारे में जानकारी देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है एशिया में, ऑप्शन बी में कह रहा है उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन सी में कह रहा है यूरोप में और ऑप्शन डी में कह रहा है अफ्रीका में। तो नील नदी जो है वो किस महाद्वीप में बहती है, किस महाद्वीप की प्रमुख नदी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप जो है उसकी प्रमुख नदी जो है वो कौन सी है? नील नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा अफ्रीका। नील नदी के बारे में यदि हम थोड़ा जानकारी देखते हैं स्टैटिक जीके के बारे में तो नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी लार्जेस्ट नदी जो है वो कहाँ की है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट नदी है नील नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये विक्टोरिया झील जो है, महान विक्टोरिया झील है एक, वहाँ से निकलती है और सहारा मरुस्थल के जो पूर्वी भाग है उसको पार करते हुए ये उत्तर में जाकर कहाँ पर? भूमध्य सागर में मिल जाती है। कहाँ पर? भूमध्य सागर में इसका जो है मुहाना है वो उत्तर में भूमध्य सागर जो स्थित है अफ्रीका के वहाँ पर जाके मिल जाती है। विक्टोरिया झील से निकलती है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक पॉइंट है वो याद रखना है कि जो मिस्र देश है, मिस्र देश का एक प्रसिद्ध जो बांध है जिसका नाम है असवान।
ये बांध जो है वो नील नदी पर स्थित है। मिस्र देश का असवान बांध जो है बहुत ही फेमस है, तो वो यहीं पर स्थित है, किसमें, नील नदी में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कह रहा है हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी जापान। तो एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया जो देश है वहाँ पर एलन मस्क, जिन्होंने हाल ही में ट्विटर को खरीद लिया है और उसका नाम क्या बदल दिया, एक्स कर दिया है। तो उन्होंने इंडोनेशिया देश में एक स्टारलिंक सेवा है उसकी शुरुआत की है। स्टारलिंक सेवा के बारे में जानकारी देखते हैं। ये क्या है? स्टारलिंक जो एक है ये हज़ारों सैटेलाइट का एक ग्रुप होता है जो धरती के करीब है, बहुत करीब है, लगभग 550 किलोमीटर पर एक पूरा परिक्रमा का ही कर रहा है पृथ्वी का, और ये जो है ये पूरी धरती को कवर करता है। इसमें बहुत सारी सेवाएँ जो हम वो सैटेलाइट के माध्यम से वो उपलब्ध करवाई जाती हैं, जो इंडोनेशिया को एलन मस्क ने हाल ही में स्टारलिंक सेवा की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा इंडोनेशिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो चीन ने लगाया है, किसमें? ऑप्शन ए जापान पर, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी यूक्रेन पर। तो जो ये है ये प्रतिबंध अमेरिका पर लगाया है चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा अमेरिका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखने से पहले आप सभी से फिर एक बार हम अपील करते हैं कि अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और इसका PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम का वहाँ पर जाएं और ज्वाइन करें। हर रोज़ वहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी PDF, फ्री ऑफ कास्ट होगी। हमारे द्वारा पूरे यूट्यूब में सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा वैल्यू एडेड मटेरियल आपको उपलब्ध करवाया जाता है। आपको 10 क्वेश्चन पढ़ाने के लिए लोगों के द्वारा 1.5 से 2 घंटे जो लिए जाते हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप 20 से 25 मिनट में आप हमारे द्वारा जो 20 से 25 क्वेश्चन हैं वो आप पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडेड मटेरियल बहुत कम समय में प्राप्त करें और अपनी तैयारी को धार दें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK 2023 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित की गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी जापान। तो AK 2023 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से जो है भारतीय सेना को सौंपी गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस जो देश है उसके द्वारा ये उसके सहयोग से जो है असॉल्ट 2023 राइफल जो है AK 2023 असॉल्ट राइफल जो विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है हाल ही में यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी हरियाणा। तो उस राज्य का नाम बताना है, तो उस राज्य का नाम है ऑप्शन सी असम राज्य जो है वो यूनिसेफ की मदद से एक आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म जो है जिसका नाम है ड्रीम्स उसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी गुवाहाटी और ऑप्शन डी मुंबई। तो आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुवाहाटी। गुवाहाटी में ये जो है प्रगतिशील पथ सम्मेलन जो है आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं आज का ऑब्जेक्टिव टाइप का जो हमारा लास्ट प्रश्न है। हाल ही में टो लैम को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी थाईलैंड और ऑप्शन डी वियतनाम। तो टो लैम को जो है वो अभी हाल ही में वियतनाम के जो हैं वो राष्ट्रपति नामित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी होगा वियतनाम। आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के वन लाइनर के जो हम 5 प्रश्न लेकर आते हैं। उसमें पहला प्रश्न जो है क्या है? कह रहा है तमिलनाडु राज्य सरकार ने परिवारों को उत्थान के लिए नीगल नालमा योजना की शुरुआत की है। किसने? तमिलनाडु राज्य सरकार ने किसके? परिवारों के उत्थान के लिए नीगल नालमा योजना की शुरुआत की है। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? पहला जो सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज है वो जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा तमिलनाडु की पहली महिला आदिवासी सिविल जज जो है उनका नाम है श्रीपति।
कौन है? तमिलनाडु की पहली महिला आदिवासी जो सिविल जज हैं उनका नाम है श्रीपति। अगला पॉइंट नंबर 4 कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा यूएई में उद्घाटन किए गए हिंदू मंदिर का निर्माण वास्तुकला जो है वो किस में है? नागर शैली में उसका किया गया है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने अभी यूएई में उद्घाटन किया है किसका? एक हिंदू मंदिर का। उसका जो वो है शैली जो है निर्माण शैली है, उसके वास्तुकला की शैली जो है वो है नागर शैली। आगे देखते हैं लास्ट पॉइंट वन लाइनर का जो है उसको देखते हैं। कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा यूपीआई रुपए कार्ड यूएई में लॉन्च किया गया है। किस देश में? यूएई में लॉन्च किया गया है रुपए कार्ड का। हाल ही में यूपीआई जो रुपए कार्ड का है वो यूएई में लॉन्च किया गया है। अब बारी है आपको पिछले सवाल का जवाब बताने की। तो सवाल पहले देख लेते हैं क्या था। हाल ही में आंद्रेज प्लेंकोविक को किस देश का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो क्रोएशिया देश में जो है आंद्रेज को फिर से एक बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्रोएशिया होगा। और आपके लिए पिछले दिन का एक सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो वो सवाल देखते हैं। वो सवाल है कि हाल ही में कौन सा राज्य एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत करेगा? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी हरियाणा। तो उस राज्य का नाम बताना है जो एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत करेगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और इसी पीडीएफ में जो हमने आपको दिया है, जो आंसर दिए थे वो आंसर उपलब्ध करवा दिए हैं। इस आंसर को आप ज़रूर यहाँ पर देखें। इस पीडीएफ को देखने के लिए टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर आप जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को पूरा देखा नहीं है, तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें।